हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, टैक्सेशन लॉ को कंटिन्यू करेंगे और ये शायद आपका लास्ट लेक्चर होगा अभी के लिए। और अगर आप बाद में देख रहे हो तो जस्ट कमेंट मी, जब भी आपका पेपर होगा मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और जो असेसिबिलिटी का चैप्टर बचा हुआ है असेसमेंट का टॉपिक वो मैं बता दूंगा। इस सिलेबस में तो नहीं है इस बार, अगर अगली बार होगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना फाइनल सेमेस्टर में जाने के बाद। आई विल मेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। ठीक है, तो आज हम पीजीबीपी के केस लॉ की बात करेंगे अपने पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि आपको पीजीबीपी के अगर याद हो तो प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए थे। लेक्चर 10 और लेक्चर 11 पहले देख लो, उसके बाद केस लॉ समझ लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ समझेंगे कि आखिर पीजीबीपी के केसेस में ऐसा क्या था जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का क्लाउज जो आपका 37 जनरल क्लाउज है, उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया गया हो, होली और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, बिजनेस और प्रोफेशन, और वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, उसको हम डिडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिडक्टिबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट बताया था सेक्शन 32, 36 और कौन सा डिडक्टिबल नहीं होता है, ये बातें आपको याद है ना। इसी के मद्देनजर जो आपके कुछ केसेज हैं उसको यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जिसमें पहला केस है, अगर आप सबको याद हो, अगर आपने कभी देखा होगा मतलब वो क्या नाम है अपना सिलेबस में, तो उसमें लिखा होगा कि एम्पायर जूट कंपनी का केस है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट केस भी यही माना जाता है एक्चुअली। तो इसी को हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या था। ठीक है, ध्यान से समझिए। 1980 का केस है, एम्पायर जूट कंपनी वर्सेस सीआईटी का केस है। इसमें कहा गया था द अमाउंट पेड बाय द एसएससी कंपनी फॉर द परचेज ऑफ लूम आर्स वाज हेल्ड टू बी इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हुआ क्या था, सिंपल समझिए। एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें मान लो 5 कंपनी ने कहा कि हम लोग मिलकर कुछ घंटे फिक्स कर लेते हैं, आप 5-5 घंटे चलाएंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है ओवरऑल एसोसिएशन का वो बना रहे। इतना हमारा मुद्दा है। अब उसमें 5-5 घंटे मान लो अलाउड किए गए किसी को, और उसमें से 3-3 घंटे यूटिलाइज कर पा रहे हैं 4 लोग, और एक बंदा ज्यादा करना चाह रहा है, उसके पास समय नहीं, उसके पास तो यूटिलाइज कर नहीं सकता। तो उसने क्या किया, बाकी लोग जो कम यूज कर रहे थे ना, उनके बचे हुए घंटे वो खरीद लिया था। लाइक कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, अगर आपने इन्वॉल्वमेंट में पढ़ा होगा कभी, तो पूरी दुनिया में एक मैकेनिज्म है कि हर देश मिलकर इतना बिलियन टन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। और कुछ मान लो कंपनीज देश कम करते हैं और कुछ ज्यादा कर रहे हैं, तो जो ज्यादा करते हैं वो कम देशों वाले से उनकी क्रेडिट खरीद लेते हैं। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। सेम चीज यहां पे था। तो इस केस में मान ले खरीदने के लिए मैंने कुछ पैसा दिया, कंपनी को पैसा दूंगा ना कि तुम अपने 2 घंटे मुझे दे दो। क्या है रेवेन्यू होगा, क्या है कैपिटल होगा? अगर आप सबको याद हो तो मैंने आपको पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा के एग्जांपल्स के साथ कई सारी चीजें बताई थी। जैसे देखो, एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एन एसएससी फॉर एनी पर्पस व्हिच इज ऑफेंस और व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये मैंने आपको बताया था वो पेनल नेचर का है, वो नहीं होगा। उसके अलावा देखो कहां पे, एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली व्हेन द कैपिटल एसेट बिलोंग्स टू द एसएससी। ये सारे स्लाइड्स में पीछे का आपको दिखा रहा हूं। टेस्ट ऑफ इंड्यूरिंग बेनिफिट्स में आपको मैं बताया था, जिसके बारे में बार बार बात करेंगे आज। तो बेसिकली आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट है जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, पहले ये देख लो। उसके बाद होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन किया गया है नहीं सेक्शन 37 के अंदर, तो ठीक है। अगर किया गया है, रेवेन्यू है तो डिडक्ट हो जाएगा, कैपिटल है तो डिडक्ट नहीं होगा। ये बातें आपको मैंने बताई थी। तो इस केस में कहा गया, अंडर द एग्रीमेंट इट वॉज ओपन टू एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ मील्स टू यूटिलाइज द अलॉटमेंट ऑफ आवर्स टू वर्क पर वीक ऑफ अदर मेंबर्स इन द सेम ग्रुप who were not fully utilizing the hours of work allowable to them under the working time agreement। उनसे खरीद लिया। अब ये खरीदने में जो पैसे दिया आपने, whether it is a revenue or capital expenditure, तो सुप्रीम कोर्ट held something very important for general clause under section 37 of the IT Act that the money must be fully and exclusively spent for the business of profession, मैंने आपको बताया, और must be of revenue type expenditure। तभी हम उसको बोल सकते हैं ना कि वो डिडक्ट किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर्टिकुलर केस में माहेश्वरी जूट मिल्स का रेफरेंस देते हुए कहा कि हमने उस केस में कहा था कि एनी काइंड ऑफ कैपिटल आवर्स के लिए जो आपने खरीदा है, खर्च किया, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर वो देखना पड़ेगा, हैज टू बी एक्सपेंडेड व्हाट, केस बाय केस बेसिस पे वो देखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने दैट परचेज ऑफ लूम आवर्स by the SAC had the effect of relaxing the restriction on the operation of looms to the extent of the number of working hours per week transferred to it, so the SAC could work its looms for longer hours than permitted under the working time agreement and increase profitability। सिंपल इतना कहा कि हमने तो किया क्या, कंपनी ने दूसरे से खरीद लिया उसके घंटे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दिया। By the purchase of loom hours, the SAC did not add any profit making apparatus। हमने कोई मशीनरी तो ऐड नहीं किया, या हमने कोई इंड्यूरिंग नेचर का बेनिफिट तो ऐड नहीं किया उसमें। सो द एडिशन ऑफ मशीनरी इज नॉट हेयर।
इट इज सिंपली क्या किया हमने, कुछ घंटे हमने अपनी अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी में ऐड कर दिया, अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हाउ इट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो माहेश्वरी जूट मिल से डिफरेंट है यहाँ पे। अगर आपको टेस्ट फॉर इंड्यूरिंग बेनिफिट जिसका भी स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, अभी आपको याद हो, तो उसमें मैंने बोला, देखो क्या लिखा हुआ था, वेयर एन एक्सपेंडिचर इज मेड नॉट ओनली वंस एंड फॉर ऑल बट विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट और एडवांटेज फॉर द इंड्यूरिंग बेनिफिट ऑफ अ ट्रेड, देयर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर ट्रीटिंग देम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर हमारे इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा इंड्यूरिंग बेनिफिट घंटे खरीदने से ऐड नहीं हो रही कंपनी के, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और डिडक्ट किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यही चीज आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस था और यही पेपर में शायद आएगा भी। आगे देख लेते हैं, एलबी शुगर फैक्ट्री एंड ऑयल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी का केस है। इसमें क्या है, आपको मैंने बताया था जब मैं लास्ट स्लाइड आपको याद हो पिछले सेमेस्टर में, मतलब पिछले टॉपिक में जब पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने आपको कुछ केसेस का रेफरेंस देते हुए बताया था कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे देखो, एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज व्हाट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका केस भी आएगा, जनरल इंश्योरेंस वाला। एक कंट्रीब्यूशन मेड बाय शुगर मिल अंडर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डर्स which would facilitate supply of sugarcane to factories was held to be revenue expenditure। यही केस है अभी एलबी शुगर्स का, जो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ कारपेट नैपकिन्स टॉवल्स इन अ होटल बिजनेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अ स्टाफ वेलफेयर expenses are of revenue expenditure। Expenditure incurred by the assessee on the construction of railway sliding which belong to the government for easy movement of raw materials and finished good is revenue expenditure। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, आज फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। एलबी शुगर्स के केस में इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या होता है उस चीज को देखिए। कोर्ट ने कहा कि जो 50,000 रुपया आपने दिए ना शुगर केन, या फिर उसको बोल सकते हैं शुगर केन डेवलपमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट की चल रही है, उसके अंदर आपने 50,000 कंट्रीब्यूट किए। एक स्कीम था सिंपली, जिसमें कुछ पैसे सरकार देती, कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ पैसे अपने उसमें कंपनीज या फैक्ट्री जो भी हैं शुगर केन के, वही दे रहे थे। क्यों? ताकि रोड बनाया जा सके और कंपनीज उसका बेनिफिट उठा सके अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका रास्ता आने जाने का बन जाएगा ना, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। इस मद्देनजर 50,000 जो मैंने दिया वो रेवेन्यू होगा कि कैपिटल होगा, यही बात सुप्रीम कोर्ट में आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पैसे आपने दिए ना टुवर्ड्स मीटिंग अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन द एरिया अराउंड द फैक्ट्री वाज हेल्ड टू बी ऑफ द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। The construction of roads was clearly connected with the business activity of the company and also beneficial to him because of the facilities for transportation of the sugarcane. But by such expenditure, the company did not acquire any asset of enduring nature। मैंने क्या बोला? एक्सक्लूसिवली अपने बिजनेस के लिए उसने किया, पर क्या उससे उसका इंड्यूरिंग बेनिफिट कुछ हुआ? तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस ट्रेड के लिए थोड़ी ना किया, वो बेसिकली समथिंग दैट इज नॉट एडिंग टू द कैपिटल एसेट। उसका कैपिटल एसेट और कैपिटल एपरेटस के लिए तो ऐड हुआ नहीं, कोई मशीनरी तो ऐड किया नहीं उसने। हाँ, उसकी ट्रेडिंग कैपेसिटी अच्छी हो गई तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना गया इस केस में। पर हाँ, एक और चीज था जिसमें डैम बनाने की बात हो रही थी, उसमें कुछ पैसे दिया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि उससे आपका बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बिजनेस से लेने देने वाला टॉपिक था वो यही था एलबी शुगर फैक्ट्री के केस में कि जो 50,000 आपने दिए वो अपने रोड बनाने के लिए दे और उसका बेनिफिट आप ही लोगे, क्योंकि आपके कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं अगला केस क्या है हमारा। अगला केस कहता है सीआईटी वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो मैंने आपको बोला ना कि बोनस शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसा लगा रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ, ध्यान से समझ लीजिए क्या हुआ है। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टाम्प ड्यूटी and registration fees separately for the increase of its authorized share capital and the issue of bonus share। इसका मुद्दा था कि बोनस शेयर्स के इशू के लिए कुछ पैसा खर्च किया गया और अपने ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के इंक्रीजन के लिए इसने कुछ स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी दिया था। वो कैसा पेमेंट आएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा? तो कोर्ट ने कहा, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग कंपनीज शेयर कैपिटल बाय द इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स वुड सर्टेनली बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको याद रखना है कि अगर आप किस पर्पस के लिए, इंक्रीजिंग कंपनीज शेयर कैपिटल बाय द इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पर इशू ऑफ बॉन्ड शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इज मेनली व्हाट, अ रीएलोकेशन ऑफ द कंपनीज फंड। सिंपली आपने क्या किया, अपने कंपनीज को रीएलोकेट कर दिया। रीएलोकेशन फंड है वो तो आपका। अगर आप बोनस, मान लो कुछ ऐसा बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो, आप बिल्कुल नया कंपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ खरीद रहे हो फ्रेश शेयर्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर इशू ऑफ बोनस शेयर्स by capitalization of reserves is mainly a reallocation of the company's fund। सुप्रीम कोर्ट ने कहा there is no inflow
fresh fund or increase in the capital employed which remains the same. In this case, it cannot be said that the company has acquired a benefit or advantage of enduring nature. The total funds available with the company will remain the same and the issue of bonus shares will not result in any change in the capital expenditure of the company. Does it what? सिंपली क्या करता है कि बोनस शेयर्स को बढ़ाता है और वो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कोई भी फ्रेश अगर आपने एक्सपेंडिचर किया, फ्रेश कैपिटल एसेट को अगर बढ़ा रहे हो या फिर फ्रेश इशूइंग किया, वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा. जो अवेलेबल है उसी को रिफ्रेश कर दे रहे हो या रीएलोकेट कर दे रहे हो. जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है आपका उसी में से, ठीक है, एग्जिस्टिंग बोनस जो हमारे पास है, जो हमारे पास शेयर था उसको हमने रीएलोकेट कर दिया, वो कहीं से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. फ्रेश शेयर्स मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट मोस्टली केसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ये बात आपको पता होनी चाहिए. ये एक केस था आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस सीआईटी का, जो मैंने आपको बताया. आगे देख लेते हैं बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी. अभी जो मैंने आपको बताया था ना स्लाइड दिखाते वक्त कि रेलवे कंस्ट्रक्शन वगैरह आप कर रहे हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वही तरीके का यहाँ पे सिंपल केस है कि मान लो एक कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और डिसेबिलिटी इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ माइनिंग विद इन एन एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी हैविंग एग्जिस्टिंग राइट वाज हेल्ड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मतलब मेरा एरिया है वो, मैं उस एरिया में माइनिंग कर रहा हूँ, मुझे एक्सक्लूसिव राइट दिया हुआ है और मुझे उस में एरिया में कुछ दिक्कतें आ रही है साफ सफाई करने में या अपनी एक्सपेंडिचर मतलब क्या माइनिंग ऑपरेशंस करने में, कैरी फॉरवर्ड करने में, मैंने उसको साफ कर दिया तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा दैट द टेस्ट फॉर कंसिडरिंग द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड एसेट और एन एडवांटेज फॉर द इंड्यूरिंग बेनिफिट ऑफ अ ट्रेड इज नॉट ऑलवेज ट्रू एंड कंक्लूसिव. देयर मे बी सर्कमस्टांसेज where expenditure even if incurred for obtaining advantage of enduring benefit may not amount to acquisition of an asset. The facts of each case have to be borne in mind in considering the question having regard to the nature of the business, its requirement and the nature of the advantage in commercial sense. ये मैंने आपको बताया. You can pause it and read the same line again. बहुत सिंपल चीज थी, ये केस में भी आपको मैंने बता दिया. अब देख लीजिए बीडी भारूचा वर्सेस सीआईटी का केस क्या है. सिंपल सा केस है. द अमाउंट ऑफ एनी डेट or part thereof which has been written off as irrevocable in the accounts of the SAC for the previous year shall be allowed as a deduction subject to the provision of section 36 which are as under. bad debt का है, किसी को पैसे दिए या किसी के एग्रीमेंट के तहत हमने कुछ पैसे दिए और वो हमारा आया ही नहीं वापस, मान लो, या समथिंग दैट द टास्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, वो काम ही नहीं पूरा हुआ, तो क्या हो गया एक तरीके का वो बैड डेट हो गया आपका. आपके अकाउंट में लिखा जाएगा लेजर अकाउंट में कितना तो पैसा हमारा आएगा ही नहीं, वो रिकवरेबल है, वो अब रिकवर नहीं हो सकता, वो बैड डेट हो गया और वो रेवेन्यू हुआ कि कैपिटल. वही इसमें सिंपल केस था. तो इसमें कोर्ट ने कहा दैट सच डेट और पार्ट देयर ऑफ मस्ट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एसएसी ऑफ प्रीवियस ईयर और ऑफ एन अर्लियर प्रीवियस ईयर और इट रिप्रेजेंट्स मनी लेंट in the ordinary course of the business of banking or money lending which is carried on by the SAC. In order to claim deduction under section 36(1)(7), one must keep in the following points. क्या there must be a debt, कर्ज होना चाहिए, हो गया वो. Debt must be incidental to the business or profession, इस केस में हो गया था क्योंकि इसमें मूवी से रिलेटेड था. एक मूवी की क्या बोलते हैं ना, मूवी बना रहा था, मूवी को रिलीज करने से रिलेटेड था. वो मूवी किसी कारण बस चली नहीं, रिलीज नहीं हो पाया समय पे, मतलब फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, तो उस केस में बैड डेट हो गया, कुछ पैसे इनका वो रिकवर ही नहीं हुआ, तो कर्ज हो गया एक तरीके से, डेट हो गया, बिजनेस से रिलेटेड है. डेट मस्ट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग असेसेबल इनकम, बिल्कुल अकाउंट में हो गया इनका. डेट मस्ट हैव बीन रिटन ऑफ इन द बैंक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द असेसी, असेसी के अकाउंट में रिटर्न ऑफ कर दिया गया वो अकाउंट, मतलब वो पैसा, वो डेट. सो नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 36(1)(7) unless it is written off as irrecoverable in the books of the assessee in the previous year in which claim of deduction is made. अब वो कभी नहीं आ सकता है पैसा, ये बात इस केस में कही गई थी. वो सर वो पैसा नहीं आएगा, वो डूब गया पैसा मेरा. सो समथिंग दैट इज कैन बी ऑफ व्हाट, रेवेन्यू नेचर और एक्सपेंडिचर नेचर. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश दैट डेट हैज बिकम बैड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो रिटर्न ऑफ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. फॉर दिस पर्पज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट शैल नॉट बी टेकन एज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. आगे क्या कहता है, ऐसा ही एक केस में बताऊं, सीआईटी वर्सेस मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड वाले में, एक्चुअली भरूचा वाला जो केस था उसमें यही हुआ था कि उनका पैसा नहीं आएगा, वो रिकवरेबल हुआ नहीं, तो वो क्या हो गया एक तरीके का रेवेन्यू अकाउंट. ऐसे ही बोले सीआईटी वर्सेस मैसूर कंपनी लिमिटेड का भी केस था. इसमें क्या था, ये पर्टिकुलर कंपनी क्या करती थी, आसपास के लोगों को, आसपास के किसानों को पैसा एडवांस में दे देती थी कि आप इससे बीज खरीदो, फर्टिलाइजर खरीदो, जो करो शुगर केन उपजाओ और हमें सेंड कर दो, हम पैसा देंगे तो आप कर दो. वो इसलिए करता था कि मान लो आप कभी ये नहीं कह सकते कि सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं था इसलिए हमने नहीं उपजाया इस बार, हम पैसा आपको पहले ही दे देते हैं. अब एक साल ड्राउट हो गया, सुखाड़ पड़ गया और सारी चीजें फॉलो नहीं हो पाया, तो बैड डेट हो गया कि नहीं हो गया, इस कंपनी के लिए तो बैड डेट हो गया.
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज सिंपली व्हाट एन एडवांस पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू द फार्मर्स, और वो पैसा आया नहीं किसी कारणवश, दैट इज व्हाट द बैड डेट हो गया और वो हमारी कंपनी के उसमें रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। तो क्या बोल सकते हैं उसको, बैड डेट का एग्जाम्पल हो गया। वो सिंपल केस था ये। सो द क्वेश्चन टू कंसिडर इन दिस कनेक्शन आर फॉर व्हाट वाज द मनी लेड आउट, किसके लिए पैसा दिया गया था। वाज इट टू एक्वायर इन एसेट ऑफ इंड्यूरिंग नेचर, क्या कोई एसेट को एक्वायर के लिए दिया गया था, और वाज इट एन आउटगोइंग ऑफ द बिजनेस ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के क्रम में दिया हुआ पैसा था। इफ मनी बी लॉस इन द फर्स्ट सर्कमस्टांस, इसमें अगर पैसा लॉस हुआ है तो वो तो कैपिटल लॉस हुआ, पर दूसरे केस में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, और इस केस में दूसरा ही केस था ना, क्योंकि हमने पैसा किसके लिए दिया हुआ था, अपने बिजनेस को रन करने के लिए। फार्मर्स को कहते थे कि आप हमें उपजा के देना हमारे ही पैसों से, पर वो उपजा नहीं पाए क्योंकि सुखाड़ पड़ गया, हमारा पैसा उनको दिया हुआ था वो तो डूब गया। सो देयर वाज हार्डली एनी एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ कंटेम्पलेट मोर देन पेमेंट ऑफ एडवांस प्राइस, सिंपली क्या था, वो एडवांस प्राइस था। So the resultant loss to the assessee company were just as much a loss on the revenue side as you would have been if it had been paid for the ready crop which was not delivered. अगर हम पैसा तब देते उनको जब वो रेडी क्रॉप हमें डिलीवर करते, तब भी रेवेन्यू होता। वही सेम चीजें हैं कि हमने पहले उनको पैसा दे दिया, उसके बावजूद हमें नहीं आया, तो क्या बोलेंगे उसको, एक तरीके का रेवेन्यू लॉस बोलेंगे। ये सिंपल सा केस था बैड डेट्स का। पर शायद ये भी आ सकता है CIT वर्सेस मैसूर शुगर या फिर एम्पायर जूट कंपनी वाला तो केस आ गया। उसके अलावा एक जलान ट्रेडिंग का केस है, उसको ऑब्जर्वेशंस को देख लो क्या है। एसेट तो बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, पर जलान ट्रेडिंग का केस इंपॉर्टेंट इसलिए देख लेते एक बार क्या है। देखिए कहाँ गया, हाँ, CIT वर्सेस जलान ट्रेडिंग कंपनी 1985 का केस है। शायद ये पेपर में आएगा नहीं, पर मेरे को उम्मीद है कि वो एम्पायर कंपनी वाला है, फिर भी एक बार देख लो। द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर वुड डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर। मान लो एक एग्रीमेंट के तहत हमने कुछ ऐसा पैसा एग्रीमेंट कर रखा है कि उसमें से मेरे प्रॉफिट का कुछ पैसा आपको दिया जाएगा। अब वो पैसा तो हम उसको दे रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का होगा, मुद्दा ही था। तो इस केस पे भी ऐसा ही था कि 75% ऑफ देयर प्रॉफिट्स एंड कमीशन, रेम्यूनरेशन और एनी काइंड ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग वो एसएससी को देना था किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत किसी और को। सो तो मुद्दा यही था दैट पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी जो एक कंपनी कर रही है 75%, whether that money is resulting into capital asset construction or enduring benefit or not, अगर ऐसा हो रहा है तो कैपिटल नेचर का होगा कि रेवेन्यू नेचर का होगा, मुद्दा यही था। तो इस केस में असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड से कुछ ऑब्जर्वेशंस लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहा गया कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इसलिए खर्च किया गया है कि ताकि वो आपके इंड्यूरिंग नेचर ऑफ ट्रेड, इंड्यूरिंग बेनिफिट ऑफ द बिजनेस को करता है, तब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, नहीं करता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सो इन बोथ केसेज ये मैटर ही नहीं करेगा कि मैनर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। मैटर क्या करेगा, एक्सपेंडिचर किया किस पर्पस के लिए किया गया था, आपके बेनिफिट को, आपके इंड्यूरिंग बेनिफिट के लिए किया गया है कि नहीं। अगर किया गया तो कैपिटल नेचर, नहीं किया गया तो रेवेन्यू नेचर। ऐसा ही एक केस था, देख लो त्रावणकोर शुगर्स एंड केमिकल केस का भी। इसमें 10% ऑफ प्रॉफिट देने की बात हुई थी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत, जिसमें से 2-3 कंपनियों को ओवरऑल मिलाकर गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया था। त्रावणकोर शुगर्स एंड केमिकल्स केस को, उसमें से कुछ बातें हुई थी कि 10% आप मुझे देना, ऐसा करके मैं सिंपली बता रहा हूं आपको। तो इसमें यही था कि गवर्नमेंट ने जो बातें कही उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस कंपनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इस चीज को एक्सेप्ट करने के। एंड देयर इज नो लिमिटेशन एज टू द पीरियड द कंपनी हैड टू पे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स notionally computed for the purpose after deduction of certain item mentioned in clause 7। तो बेसिकली इस त्रावणकोर के केस में जो पैसा ये दिया जा रहा है 10%, समथिंग दैट इज नॉट रिजल्टिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इंड्यूरिंग बेनिफिट ऑफ द ट्रेड और बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। पर जलान ट्रेडिंग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन के बाद यह पाया कि जो 75% का ट्रांसफर कर रहे हैं उससे इनके कैपिटल एसेट में चेंज आता है, समथिंग दैट इज रिजल्टिंग इनटू व्हाट, एक्वायरिंग अंडर द अरेंजमेंट एंड ऑल्सो असेसी बाय अ न्यू कंपनी। असेसी एक नई कंपनी है, उसके पास तो कोई और कंपनी था नहीं, वो नई कंपनी, उसके लिए उसने क्या किया, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, मेयर इन्वेस्टमेंट किया उसने पहले कंपनी को ओपन करने के लिए। तो 75% का जो प्रॉफिट है ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरीके का, उसका नया इन्वेस्टमेंट है, और नया इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर का होता है। और इसके अलावा कैपिटल इन्होंने जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं इससे इनके एनुअल नेट प्रॉफिट में या फिर इनके जो कैपिटल एसेट है, कैपिटल अपरेटस है या फिर मशीनरी में इसमें चेंजेस आता है, इनको बेनिफिट हो रहा है, समथिंग दैट इज रिजल्टिंग इनटू बेनिफिट ऑफ इंड्यूरिंग नेचर, इंड्यूरिंग बेनिफिट हो रहा है इनको। तो इस केस में जलान ट्रेडिंग को यह कहा गया कि आपका जो पैसा है वो कैपिटल नेचर का होगा, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द त्रावणकोर केस। ठीक है, यही केस था, छोटे छोटे केसेस था। आप एक और वीडियो को आराम से पॉज करिएगा, जो बातें लिखी हैं एलिमेंट्स में अंग्रेजी में उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं एक एक चीज पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देयर इज नथिंग एज सच जो बहुत ज्यादा आपको परेशान की जरूरत। केसेस जो मैंने इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिए। ठीक है, ये सारे पुराने स्लाइड्स हैं,
इसके साथ आपका टैक्सेशन लॉ अभी के लिए खत्म होता है। मैं आपको और वीडियो अभी तो नहीं बना पाऊंगा। अगर आप फाइनल सेमेस्टर बाद में आते हो और आपको चाहिए, कमेंट कर देना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा दूंगा, और भी कुछ बचा रह गया तो मैं पढ़ा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, चैनल को लेकर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।